चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। बहुत समय पहले की बात है। काशगंज नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में लक्कड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। हमेशा अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे थे। रामू सेठ लालचंद के यहाँ लकड़ी काटने का काम करता था और लकड़ी काटने के बदले में सेठ लालचंद रामू को पैसे देता था, जिससे रामू और उसके परिवार का जीवन यापन होता था। सुमन, मैं काम पे जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गया है, तो तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ाऊंगी, लेकिन मोनू और चिंकी पिछले 2 दिन से कह रहे हैं कि उनके स्कूल की टीचर स्कूल की फीस मंगा रही है। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतनी सी तनख्वाह में मैं बच्चों की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं एक बात आपसे साफ साफ कह देती हूँ। सेठ लालचंद जी से पगार बढ़ाने की बात करिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? अच्छा ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से अपनी पगार बढ़ाने की बात करूंगा। इतना कहकर रामू काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। तुम देखना, आज ये सेठ लालचंद कोई ना कोई तो लफड़ा जरूर करेगा। ये सेठ लालचंद हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार भाइयों, इसने मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने उनसे 200 रुपये उधार लिया था उन पर ब्याज बढ़कर 1000 हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपये काट रहा हूँ। ये सेठ लालचंद एक नंबर का घटिया आदमी है भाई लोग। हाँ भाई अरिया, तुम ठीक कहते हो। ये सेठ लालचंद एक नंबर का लालची और धोखेबाज और मक्कार किस्म का आदमी है। एक तो ये सेठ लालचंद हमसे दोगुना काम करवाता है और फिर बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। हाँ भाई, पिछली बार तो सेठ लालचंद ने मेरे भी पैसे काट लिए थे। मैंने तो बस 2 छुट्टी ली थी क्योंकि मेरी बिटिया बीमार थी, और इस सेठ लालचंद ने इसी चीज का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। भाइयों, तुम यकीन नहीं मानोगे, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये सेठ लालचंद बहुत बड़े बड़े प्लास्टिक के कीड़े पड़कर मरे। हे भगवान, इस बार ये सेठ लालचंद मेरी पूरी पगार दे दे ताकि मैं अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकूं। ऐसे सभी लक्कड़हारे अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद वे सभी सेठ लालचंद के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, तो आप हमें इस महीने की हमारी पूरी तनख्वाह दे दीजिए। देखो रे, बड़े ध्यान से सुनो। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं है। तुम्हें पता है ना, अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर का राशन भी लाना है और मुझे अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है। अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन रुक जाओ, कल या परसों तक पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, समझ आई बात? सभी लक्कड़हारे निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। जी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? सुमन, अभी कोई पगार नहीं मिला है। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन रुक जाओ, उसके बाद पगार मिलेगा। पगार नहीं मिला? आपको तो पता है ना बच्चों की फीस भरनी है। इनकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चों को घर पर ही बिठा लेना। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं क्या करूं सुमन, ये सेठ लालचंद कभी टाइम पर पैसे देता ही नहीं है। 1-2 दिन की ही तो बात है, चलो देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ लालचंद सबको पगार देता है। अरे हरिया,
ये लो अपने इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 2000 हैं। इस महीने तो मैंने 3000 का काम किया है ना। हाँ बे, काम तो किया है, पर तूने एक घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे मैंने तेरे उसी आराम के काटे हैं। सेठ जी, पर आपने तो कहा था कि एक महीने के 3000 रुपये मिलेंगे 8 घंटे काम करने के, और मैंने तो पूरे 8 घंटे काम किया है सेठ जी, बस 1 घंटा आराम किया है। देख भाई हरिया, तुम मुझे ज़्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये 2000 रुपये रख, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। रामू, ये लो तुम्हारे 2500 रुपये। पर सेठ जी, 2500 रुपये क्यों? मैंने तो पूरे 3000 रुपये काम किया है ना। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है सेठ जी। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम बहुत कम चल रहा है। इस वजह से तुम्हें भी पगार थोड़ी कमी मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम ऊपर नहीं जाता। पर सेठ जी, बात तो 3000 रुपये की हुई थी ना। अब इन 2500 रुपये में मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? बहुत मुश्किल है सेठ जी, आपको 500 और देने पड़ेंगे। मुझे तो इस बार अपने स्कूल के बच्चों की फीस भी भरनी है सेठ जी। इस बार आप मुझे पूरे पैसे दे दीजिए। बस रुक जा, बहुत हो गया तेरा। 2500 रुपये ही मिलेंगे। काम करना है कर, नहीं तो कहीं और काम ढूंढ ले, समझा? बेचारे रामू के पास उन पैसे को लेने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ लालचंद एक नंबर का बेईमान इंसान है। हमारे खून पसीने की मेहनत के पैसे काट कर अपनी जेबें भरता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम कम हो गए। देखना, किसी न किसी दिन हम गरीबों की इसे जरूर हाय लगेगी। कीड़े पड़ के मरेगा सुअर कहीं का। नहीं हरिया, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चलता है। अरे काहे का अन्नदाता, काम के पूरे पैसे तो देता नहीं है। पूरा महीना खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं हम लोग, और पैसे के नाम पे क्या मिलता है? ये 2000 रुपये। इसमें घर का खर्चा हम कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं हरिया भाई? लकड़ी काटने के अलावा हमें कुछ और काम आता भी तो नहीं है। और अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसके लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारा तो ये सेठ लालचंद ही सहारा है ना। कुछ देर बातें करने के बाद सारे अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप? कितनी पगार मिला है? सुमन, सेठ जी ने इस बार बस 2500 रुपये ही दिए हैं। बस 2500? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस में ही 1000 रुपये निकल जाएंगे, फिर 1500 में क्या क्या करेंगे? अब मैं तुम्हें क्या कहूँ सुमन, अब तुम्हें इन्हीं में गुजारा करना होगा। सबसे पहले तुम बच्चों के स्कूल की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं कुछ देखता हूँ। अजी आप क्या देख लोगे? सेठ जी से तो पूरे पैसे मांगे नहीं गए आपसे। नहीं सुमन, मैंने सेठ जी से पूरे पैसे मांगे थे, लेकिन सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया। सेठ जी ने मुझे साफ साफ कहा कि ये 2500 लेने हैं लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इन्हीं पैसों को लेने के अलावा अगर मैं सेठ जी से लड़ाई करता तो वो मुझे काम से निकाल देते, और उसके बाद अपने पास कोई दूसरा काम भी तो नहीं है करने को। सुमन, मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद मैं कहीं और भी काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ से काम से आने के बाद मैं कहीं और भी काम किया करूँगा। इससे मैं कुछ ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा। मैं आज ही सेठ जी के यहाँ से काम से आने के बाद कहीं और भी काम ढूंढने जाऊँगा। इतना कहकर रामू काम पर निकल जाता है, और जैसा कि रामू ने कहा था, वह लालचंद के यहाँ काम करने के बाद काम की तलाश में निकल जाता है। रामू पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह रामू को केवल निराशा ही हाथ लगती है। अंत में थक हार कर रामू वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि बहुत सारी भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। यह देखकर रामू बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है, और वहां गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है
तो रामू की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया मैं, नहीं तो ये भैंसे मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल ही देते। और ये मैं कहाँ आ गया? ये जगह कौन सी है? रामू यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र गुफा में पड़ी एक टोकरी पर जाती है। रामू उस टोकरी के पास जाता है। ये कैसी गुफा है और ये टोकरी यहाँ इस गुफा में कौन छोड़ गया? चलो ठीक है, मैं इसे उठाकर अपने घर ले जाता हूँ, सामान रखने के काम आ जाएगी। रामू जैसे ही उस टोकरी को हाथ लगाता है, गुफा में से एक आवाज आती है। रुक जाओ, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह आवाज सुनकर रामू एकदम पीछे हट जाता है। तभी गुफा में एक जिन प्रकट हो जाता है और वह रामू से कहता है, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करिएगा, आप जो भी हैं, एक भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था। उन्हीं से बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छिप गया, और जब वह भैंसों का झुंड वहां से चला गया तो मैं इस गुफा से निकलने ही वाला था कि मेरी नज़र इस टोकरी पर पड़ी। मुझे माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए यह टोकरी किसी की नहीं होगी, इसीलिए मैंने इस टोकरी को छुआ। रामू, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मेरी नज़र जिस पर एक बार पड़ जाती है, मैं उसका इतिहास खुली आंखों से पढ़ सकता हूँ। पर आप हैं कौन और आप इतने विचित्र क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं एक जीनी हूँ और मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। यह गुफा मेरे पूर्वजों की है और इस गुफा में बस वही व्यक्ति घुस सकता है जिसका मन पवित्र हो। अगर तुम्हारा मन अपवित्र होता तो तुम इस गुफा में कभी नहीं घुस पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसीलिए तुम इस गुफा में घुस पाए और इस टोकरी को छू पाए। और अब जब तुमने इस टोकरी को छू ही लिया है तो अब ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, ये टोकरी मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस देख रहा था। डरो मत रामू, ये टोकरी तुम ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसकी कहानी हमारी दादी हमें सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वह सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ रामू, ये वही टोकरी है और अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। पर याद रखना, तुम जो भी वस्तु इस टोकरी में एक बार डालोगे, वही वस्तु तुम्हें बार बार इस टोकरी में डालनी होगी। इसके अलावा तुम कोई दूसरी चीज इस टोकरी में नहीं डाल सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। मेरी इस बात को हमेशा ध्यान में रखना और सोच समझकर बिना लालच किए इस टोकरी में वही वस्तु डालना जिसकी तुम्हें जरूरत हो। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक टोकरी? सबसे पहले यह बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? काम तो नहीं मिला, लेकिन सुमन तुम मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, ये एक जादुई टोकरी है। रामू सुमन को वह सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि हमें इस टोकरी में कोई ऐसी चीज डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत हो? हाँ सुमन, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। रामू थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन लकड़ियों पर जाता है जो एक बार उसने सुमन को रखने को दी थी। सुमन, यह लो। जब मैं आज लकड़ी काट रहा था तो मुझे ये चंदन की लकड़ी मिली थी वहाँ। इसे अपने पास संभाल कर रख लो, कभी जरूरत पड़ी तो इसे बेचकर हम कुछ सामान खरीद लेंगे। सुमन, तुम्हें याद है ना, जब मैं एक बार जंगल में लकड़ी काटने गया था तो मुझे एक चंदन की लकड़ी मिली थी और मैंने उसे लाकर तुम्हें दिया था। जी हाँ, दी तो थी। तो तुम उस लकड़ी को ले आओ, हम उस चंदन की लकड़ी को ही इस टोकरी में डालेंगे
और उस लकड़ी से अपना एक व्यापार शुरू करेंगे। सुमन चंदन की लकड़ी को ले आती है और उसे टोकरी में डाल देती है। वह जैसे ही चंदन की लकड़ी उस टोकरी में डालती है, उसमें कई सारी लकड़ियां आ जाती है। अरे ये तो चमत्कार ही हो गया। ये देखिए कितनी सारी चंदन की लकड़ियां हो गई। अगर आप इसे बेचेंगे तो इससे काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ सुमन, मैं कल सुबह ही बाजार जाकर इन्हें बेच दूंगा और इन्हें बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उनसे हम अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर देंगे और बाकी बचे पैसों को हम संभाल कर रख लेंगे। अगले दिन रामू लालचंद सेठ के यहाँ काम पर ना जाकर चंदन की लकड़ियों को बेचने के लिए बाजार में निकल पड़ता है। वहाँ पर रामू चंदन की लकड़ियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ बड़े व्यापारियों ने भी रामू से चंदन की लकड़ियाँ खरीदी। लकड़ियों को बेचकर उसे काफी अच्छे पैसे मिले। पैसों को लेकर रामू घर आ जाता है। ये देखो सुमन, उन लकड़ियों को बेचकर मुझे कितने अच्छे पैसे मिले हैं। इनमें से स्कूल की फीस निकालकर तुम बच्चों की फीस भर देना और बाकी के पैसे संभाल कर रख देना। अच्छा सरला, तो अब मैं काम पर जाता हूँ। अजी आपके पास तो अब ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको सेठ लालचंद के यहाँ काम करने की क्या जरूरत है? हाँ सुमन, मैं सेठ लालचंद के यहाँ काम पर नहीं जा रहा। मैं तो जो वहाँ पर मेरे मित्र बंधु लक्कड़हारे काम कर रहे हैं उन्हें ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ जी से मेरे साथ साथ वह लक्कड़हारे भी बहुत परेशान हैं। इसलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सब का भी भला करूँ। वो सभी लोग बहुत मेहनत से काम करते हैं, लेकिन सेठ लालचंद ने उन्हें कभी भी उनके पूरे पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं उन सबको भी अपने इस काम में शामिल कर लूं। हाँ जी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर आप सभी लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सब बहुत जल्द ही तरक्की हासिल कर लेंगे। इस तरह रामू सभी लक्कड़हारों के पास जाता है और अपनी जादुई टोकरी के बारे में बताता है। देखो भाई लोग, अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं तुम्हें उस लालचंद से ज़्यादा पैसे दूंगा और हम बराबर मेहनत किया करेंगे और जो भी मुनाफा होगा उसे भी बराबर में बांट लिया करेंगे। सभी रामू की इस बात से बहुत खुश होते हैं और अगले दिन से ही वह रामू के साथ काम में जुट जाते हैं। सभी लक्कड़हारे मिलकर चंदन की लकड़ियों को बाजार में बेचने का काम करते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और सेठ लालचंद देखता है कि कोई भी लक्कड़हारा उसके यहाँ काम पर नहीं आ रहा है, तो वह अपने नौकर से पूछता है, अरे बिरजू, ये सारे लक्कड़हारे कहाँ मर गए? 2 दिन से काम पे नहीं आ रहे। मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा है, क्या इन्हें काम नहीं करना? और कहीं इन्होंने मेरे यहाँ से काम छोड़ तो नहीं दिया? सेठ जी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे अगर पता नहीं है तो जाकर पता कर, आखिर ये लक्कड़हारे काम पर क्यों नहीं आ रहे? इस तरह सेठ लालचंद के कहे अनुसार बिरजू लक्कड़हारे पर नजर रखने लगता है। क्या उन्होंने अपना खुद का काम शुरू कर दिया है? लेकिन उन गरीब लक्कड़हारों के पास इतने पैसे आए कहां से? मुझे ये पता करना ही पड़ेगा। बिरजू, तू एक काम कर, आज ही से उन सभी लक्कड़हारों पर नजर रख। वो जो भी करते हैं और जहां भी जाते हैं, मुझे हर एक पल की खबर चाहिए। एक रात बिरजू ने देखा कि रामू एक टोकरी में चंदन की लकड़ी रखता है और बदले में बहुत सारी लकड़ियां आ जाती है। यह देखकर बिरजू हैरान हो जाता है। अब वह यह बात जाकर सेठ लालचंद को बताता है। अच्छा, तो ये बात है। लगता है बिरजू के हाथ कोई जादुई टोकरी लगी है जो उसे हर रोज बहुत सारी चंदन की लकड़ियां दे रही है। अब हमें उस टोकरी को हासिल करना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार रामू के घर जाकर देखना है। ऐसा सोचकर अगले दिन सुबह सेठ लालचंद रामू के घर जाता है। अरे रामू, क्या हुआ? तुम काफी दिनों से काम पर नहीं आ रहे,
कोई लॉटरी पोटरी लग गई है क्या तेरी? सेठ जी, मैंने अपना काम शुरू किया है और अब मैं वही करता हूँ। अच्छा, ठीक है, पर ये तो बता तूने अपना काम खोला कैसे? वो सेठ जी, हमने कुछ पैसे बचा रखे थे तो उसी से हमने अपना नया काम शुरू किया है। ये रामू बहुत चालाक है, ये मुझे उस जादुई ऐसे नहीं बताने वाला। लगता है मुझे इसकी जादुई टोकरी चुरानी ही पड़ेगी। चल ठीक है रामू, मैं चलता हूँ, तू अपने काम में खूब तरक्की करे। इस तरह अगली रात में सेठ लालचंद रामू के घर में चुपके से पहुंच जाता है और उस जादुई टोकरी को चुराकर अपने घर आ जाता है। ओ बिरजू, तूने देखा था ना कि जो रामू इस टोकरी में डालता था वो बहुत सारा बन जाता था। हाँ सेठ जी, मैंने तो यही देखा था। अच्छा तो यहीं रुक, मैं कुछ लाता हूँ। जैसे ही सेठ लालचंद टोकरी में सोने का सिक्का डालता है, उसके ऊपर बहुत सारे पत्थरों की बारिश होने लगती है। पत्थरों की वजह से लालचंद बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। यह देखकर बिरजू भी वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो रामू अपनी जादुई टोकरी को ढूंढता है, मगर उसे वह टोकरी कहीं नहीं मिलती। सुमन, हमारी जादुई टोकरी कहाँ गई? हमने यहीं पर तो रखी थी। पता नहीं जी, यहीं पर टोकरी रखी थी, पर अचानक से पता नहीं कहाँ चली गई। वो लगता है किसी ने हमारी टोकरी को चुरा लिया है। अभी तो हमने ठीक से व्यापार शुरू भी नहीं किया था और वह टोकरी चोरी हो गई। हम फिर से गरीब हो गए। वे लोग इतनी बातें कर ही रहे थे कि तभी वह जादुई जिन उनके घर में प्रकट हो जाता है और उसके पास उसके हाथ में वही जादुई टोकरी थी। रामू, ये लो तुम्हारी जादुई टोकरी। ये सेठ लालचंद ने तुम्हारे घर से चोरी कर ली थी और इसे चोरी करने का दंड उसे मिल चुका है। उसे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा सबक मिला है। अब वो कभी भी इस टोकरी को चुराने की कोशिश नहीं करेगा। अब तुम इस टोकरी का दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो और अपने जीवन को सुधार सकते हो। इतना कहकर वह जिन वहां से चला जाता है। रामू ने उस टोकरी की मदद से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की और साथ ही साथ अपने लक्कड़हारे दोस्तों की भी मदद की। उन सभी लक्कड़हारों की जिंदगी काफी सुधर गई थी। अब वह सभी एक व्यापारी